क्या ओबीसी आईएएस आईपीएस नहीं है क्या? ओबीसी आईआरएस नहीं है क्या? ओबीसी और एससी में आपको आईएफएस नहीं है क्या? और ये रिटायर नहीं होते क्या? एक एक व्यक्ति को 3-3 बार अवसर दिया गया रिटायर होने के बाद। ये इसी भारत की अभी की सरकार में उनके नौकरियों की अवधि बढ़ा दी गई। भाई रिटायर होकर घर भेजो ना, आप अवधि क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारे लोगों को अवसर दे दो। ये अवसर नहीं देते हैं, ये उन्हीं को अवसर दे रहे हैं फिर से यानी समय पूरा हो गया फिर भी नौकरी पर रखेंगे। आप लिटरल एंट्री क्या चीज़ है साहब? ये क्या मामला है? आप योग्यता का कोई पैमाना बनाइएगा ना भाई, कैसे आप भर्ती करना चाहते हैं। सब चीज़ का जब आयोग बना हुआ है, यूपीएससी बना हुआ है, तो नया नया फंडा आप रोज ला रहे हैं चोर दरवाजे से घुसने का। तो इसलिए ये मत बोलिए कि योग्य नहीं है। एक से एक सर 128 जो सांसद हैं ओबीसी के, वो ओबीसी की जनगणना नहीं करवाए पाए अभी तक आपकी। अब वो तो एससी के भी हैं, फिर उनकी गणना तो होती है। 100 से अधिक एससी के भी हैं। कहाँ जातिगत जनगणना एससी का कहाँ हुआ? किसी का नहीं हुआ। न आदिवासी का जातिगत जनगणना हुआ, न एससी का हुआ, न ओबीसी का हुआ। अब देखिए ये नई बहस है। वो तो कहते हैं कि हम बाहर से आए और हम कहते हैं वो बाहर से आए, और हम नहीं कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में खुद लिखा कि ये आर्यन बाहर से आए। तो बाहर से आने वाला हमको बताएगा कि तुम ऐसे रहो ऐसे रहो। और सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखा। नेहरू का नाम लेंगे तो इन लोग कहेंगे वो तो मुसलमान था। इन लोग का हिस्ट्री भी बड़ा अजब गजब है। इनके महापंडित राहुल शंकरताइन ने लिखा, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा गोलगा से गंगा तक। तो रूस से ये लोग जो आए तो ये हमको बता रहे हैं कि तुम ऐसे रहो, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम हिंदू बन जाओ, तुम इधर हो जाओ, ये खतरे में है तो वो खतरे में। अरे साहब ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें। हमारा सीधा मांग है जातिगत जनगणना करना होगा। बिहार में हमने सरकार को बाध्य किया है, केंद्र सरकार को भी हम बाध्य करेंगे। 1919 में 100 साल अब हो गए जातिगत जनगणना हुए, तब के आंकड़े पर ही सारा काम हो रहा है। आबादियां घट रही हैं, बढ़ रही हैं, कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं, कुछ जो है वो जमे हैं। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि बहुत सारे पूंजीपति देश छोड़कर भी जा चुके हैं। तो एक बार जातिगत जनगणना अगर हो जाएगा तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा ना कि भाई किसकी क्या आबादी है देश में। आप जब योजना बनाते हैं कुछ देने की, तो उन योजनाओं का आधार क्या होता है? आधार तो यही है कि किसकी क्या संख्या, उसी के एतबार से किया जाए। अब आपको जब पता ही नहीं है कि पिछड़े कितने, दलित कितने, और पिछड़ों में जो जातियां हैं और दलितों में जो जातियां हैं, आदिवासियों में भी जो समूह है, एक एक का अगर गणना सामने आ जाएगा तो योजनाएं जो बनेंगी वो योजना जो है वो लाभकारी योजना होगी। मान लीजिए ओबीसी मंडल कमीशन लागू हुआ, आप देखेंगे लोग बुरा न माने, एक विशेष बिरादरी ने उस पूरे मंडल कमीशन के लाभ को हाईजैक करने की कोशिश की। सत्ता का भी सुख मिला, नौकरियों में भी वो बिरादरी काफ़ी गई। पिछड़ों में बहुत सारी बिरादरियां हैं, वो अभी भी वंचित हैं। तो इसीलिए जातिगत जनगणना का प्रमुखता से मांग है। बिहार सरकार ने इस मांग को मान लिया और वहाँ जातिगत जनगणना शुरू हो चुका। हम लोग केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना यहाँ भी पूरे देश में किया जाए और उसको सार्वजनिक किया जाए। ये बताया जाए देश को कि भाई किसकी कितनी संख्या यहाँ है, और फिर उसी हिसाब से कोई भी योजना और प्लानिंग हो। योजना आयोग जो है वो उन तमाम आंकड़ों को सामने रखे और उसमें पिछड़े कौन हैं, राजनीति में किनको हिस्सा न मिला, नौकरियों में कौन पीछे रह गए, आर्थिक दृष्टिकोण से कौन हाशिए पर है। तो जब तक जातिगत जनगणना होगा नहीं, बात स्पष्ट हो नहीं पाएगी। इसलिए जातिगत जनगणना हम लोगों का प्रमुख मांग है देश में। और निजी क्षेत्र में आरक्षण ये मांग है। बहुसंख्यक जिसको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी, इसको आप अल्पसंख्यक कहते हैं। लेकिन बहुजन शब्द जो है, बहुसंख्यक वो हैं जो SC ST OBC है। ठीक है, तो अब ये इन बहुसंख्यकों को आप निजी क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं और निजी क्षेत्र में जितने ठेके हो रहे हैं, सरकारी योजनाएं आ रही, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, आपने क्या कहते हैं निकाला और किसी ने भर दिया और उसने ले लिया। कौन है वो लेने वाला? उसमें कोई आपने नियम नहीं बनाया कि नहीं ये ठेका फलां को मिलेगा, ये ठेका फलां को मिलेगा। भाई SC ST OBC को भी ठेका दोगे कि नहीं दोगे? सारा पुल पुलिया बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, फैक्ट्रियाँ बन रही हैं, उद्योग लग रहे हैं अगर, तो उसमें भी रेलवे का नवीनीकरण हो रहा है। देखिए कमेरा ही तो कह रहा है इस देश की कमर हम हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी हम हैं, इस देश के निर्माण करने वाले हम हैं।
तो अगर हम अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, कारोबार तो है ना आपके पास? नहीं, कारोबार का जो स्तर है यहाँ क्या है, अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा। निजी हाथों में जब मामला जाता है तो वो तय करते हैं कि हम इनको क्या देंगे। हमारा खर्च अगर 500 का है और आप 300 दिहाड़ी देंगे तो हमारे बच्चे भूखे मरेंगे ना। सरकारी योजनाओं में ये था कि सरकारी नौकरियों में कम से कम जो मिनिमम तय किया जाता था वो इतना था कि उससे हर हाल में बच्चे पढ़ सकें, बढ़ सकें। अब निजी हाथों में जाने के बाद ये समझिए जैसे पहले ज़मींदारों का ज़माना था ना, वो 2.5 किलो चावल, 2 किलो गेहूं और ये वो जो चलता था, वो उस तरफ लौट के आ रहे हैं। अब हम मेहनत कर रहे हैं 8 घंटे, चूँकि हम कमेरा वर्ग हैं और हमको 8 घंटे की मेहनत पर मिलना जो चाहिए उचित मुआवजा वो हमें नहीं मिलेगा। हमें मिलेगा 300-400 रुपये, और जो कुर्सी पर बाबू साहब बैठेंगे वो 8 घंटे में ले जाएंगे 1 लाख। लेकिन सर आप काबिल भी तो नहीं है उस कुर्सी के लिए। नहीं, बिल्कुल काबिल हैं। मुकाबला कराकर देखिए, हमारे समाज में सारे काबिल घूम रहे हैं, आप अवसर नहीं दे रहे हैं। तो हम ओबीसी की सीटें नहीं भर पाती, ऐसे की सीटें नहीं भर पाती बड़े लेवल पर। सरकार नहीं भर रही है ना। अब आप देखो ना, एक केंद्रीय मामले को ही देख लो, सेंट्रल सरकार है, सारे मंत्रालय हैं, सब में सचिव है, बहुत संगठन मजबूत है। ये नकारात्मक सवाल नहीं क्या कीजिए, ये आरएसएस वाले ऐसा सवाल करते हैं। संगठन सब मजबूत है। देखिए, कमज़ोर जो होता है ना वो बिखरा होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा समाज कमज़ोर है, इसलिए बिखराव है। आज इस रैली में जो आप न्याय अधिकार महासम्मेलन में आए हैं, इसमें 50,000 भी लोग हम लाने में सक्षम हैं, ला सकते हैं, लेकिन लाने के लिए जो संसाधन होने चाहिए थे वो हमारे पास नहीं है। संसाधनों पर इनका कब्जा है। अरे साहब, जब आदिवासियों के संसाधन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जो संवैधानिक अपराध है, आपको पता है बाबा रामदेव को ज़मीनें दी जा रही हैं, अडानी को ज़मीनें दी जा रही हैं, अंबानी को ज़मीनें दी जा रही हैं, सब तो कब्जा हो रहा। जल, ज़मीन, जंगल क्या बंटवारा हुआ? जब तक जातिगत जनगणना नहीं हुआ, देखिए क्यों हम कह रहे हैं जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से ये पता चलेगा लोगों को कि हमारी आबादी इतनी है, तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा, एक आत्मबल। अरे इतने हम, चलो पैदल भी निमट लेंगे। अभी इनको लग रहा है कि तुम्हारा नहीं है, अरे तुम क्या हो, 15%, एससी को 15%, आदिवासी को 7.5%, ओबीसी को आपने 27%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 49 से ज़्यादा देंगे नहीं, मोदी जी ने उसको 59 पहुँचा दिया। समझिए खेल को। इसलिए जातिगत जनगणना होना जरूरी है कि क्यों ओबीसी 27, क्यों दलित की संख्या 15 से ज़्यादा है। आप फिर से गिनिए ना, हम कह रहे हैं ज़्यादा, मेरा दावा है। जब मेरा दावा तो आप बताइए कि दावा गलत है या सही है। नहीं, वो राष्ट्रपति महोदया ने जो बातें कही है बहुत प्रमुख बात है, और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे महामहिम ने कम से कम ये चिंता की, वो भी मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने ये बातें कही हैं। ये सच है कि देश के जेलों में बहुत सारे निर्दोष लोग हैं, उनका एक बार जो है सर्वेक्षण होना चाहिए, और सरकार जो है शीघ्रता के साथ उसका पालन करे। और अगर निर्दोष लोग हैं तो उन्हें फ़ौरन रिहा कराया जाए। शिक्षा महंगा, स्वास्थ्य महंगा, न्यायिक लड़ाई महंगी, वकील महंगे, डॉक्टर महंगे। हम यही तो कह रहे हैं ना कि जब तक हमको जातिगत जनगणना नहीं होगा ना, हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। आप अब सुप्रीम कोर्ट के वकील 5 लाख छोटे वाले और 10-15 लाख बड़े वाले हम कहाँ से लाएंगे? हमारे बच्चे को आपने निर्दोष पकड़ के बंद कर दिया। तो महामहिम ने जो चिंता प्रकट किया है वो बिल्कुल वाजिब चिंता है, और पूरा देश ये चिंता प्रकट कर रहा है। भाई 10-10 साल के बाद आप निर्दोष बताकर भेज रहे हैं, उनकी तो ज़िंदगी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो SC, ST और माइनॉरिटी के बच्चे आज भी भारत के जेलों में हैं, वहाँ उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके साथ माने एक नौकर की तरह व्यवहार किया जा रहा। ये समझिए कि मुफ्त का एक नौकर इन लोगों ने ढूंढने का काम किया है। इसलिए न्यायालय को चाहिए कि तमाम मुकदमे को जल्दी से निपटाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। राष्ट्रपति महोदया को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने ये चिंता प्रकट करके मुख्य न्यायाधीश के कान तो खड़े कर ही दिए हैं। लेकिन जैन साहब जेल में हैं, उनकी तो खूब मालिश हो रही है वहाँ पर। हाँ, ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि एक की मालिश हो रही है और एक को मार के पॉलिश किया जा रहा है। कोई अपराध नहीं है, पुलिस मार मार के उगलवाती है। हाँ, तू कबूल करिए, तू ये भी कबूल कर, बाद में अदालत में जाइए तो मालूम हुआ कुछ भी नहीं है जी। 15 साल, अभी 17 साल में एक रिहाई हुई है एक मुस्लिम नौजवान की, 17 वर्षों के बाद रिहाई हुई है, और अदालत ने कहा कि जो है
कोई सबूत नहीं मिल पाया और सबूत के अभाव में हम इनको रिहा करते हैं, बाइज्जत बरी करते हैं। निर्दोष 17 साल जिस पुलिस वाले ने FIR किया, जिसने गिरफ्तारी की, जिसने चार्जशीट किया और जिस निचली अदालतों ने उसे मुलजिम या मुजरिम कहा, उसका क्या होगा? उस पर कौन कार्रवाई करेगा भाई? आप ऊंचे के अदालत में आप कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर बरी कर रही है तो जिला अदालत ने उसे मुजरिम क्यों घोषित किया? ये दाव पेच समझ में बात नहीं आ रही है। आखिर आपने FIR कैसे कर दिया? आपने क्या अनुसंधान किया? जो इन्वेस्टिगेशन होता, जो अनुसंधान होता है, वही तो असल मामला है। तो हम लोगों की मांग है कि ये सब भी एक विषय है, इस पर एक काम मैंने लॉ कमीशन काम करे कि भाई अगर कोई पुलिस गलत FIR करती है और गलत ढंग से उसको फंसाती है और गलत चार्जशीट दाखिल करती है और अदालत में वो सबूत पेश नहीं कर पाती है तो वैसे पुलिस अफसर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो लोग उन्होंने जेल में जो उम्र अपनी जो बिता दी है उसका जिम्मेदार कौन होगा? कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए, ये सब तय होना चाहिए। आवाज़ें उठ रही हैं, हम लोग इस पर गंभीर हैं कि ऐसे जो लोग हैं निर्दोष 10, 12 साल, 15 साल पे वो बाहर आते हैं, उनको आप कंपनसेशन देंगे 2 करोड़, 3 करोड़, ये तय होगा। उनकी जीवनी को आप देखेंगे, उनका मंथली तय करेंगे, ये सब मामले हैं। लेकिन मामला पहले जातिगत जनगणना कीजिएगा, रास्ता निकल जाएगा। मुर्मू साहब का जो स्पीच आया है उसके बाद से उमर खालिद और खालिद सैफी साहब को जो है निर्दोष दोनों बरी कर दिया गया है, कुछ असर पड़ा है क्या उसमें? दोनों निर्दोष साबित हुए, पता है कि नहीं? उमर खालिद और खालिद सैफी दिल्ली दंगे में आरोपी थे और दोनों को अदालत ने निर्दोष घोषित कर दिया। अब जिसने FIR किया, जिसने अनुसंधान किया, उसका क्या होगा? तो छोड़ेंगे क्या? वहाँ भी तो हमको जाना पड़ेगा ना। तो लगे हैं लोग कि भाई हम ऐसे पुलिस अफसर को भी चिन्हित करें जो किसी सरकारी दबाव में या किसी संगठन के दबाव में इस तरह के निर्दोष लोगों को जेल में डालते हैं। तो मुर्मू साहब का जो स्पीच आता है उसका असर हो रहा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल। अरे महामहिम है, भारत के प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति का संबोधन और असर ना हो ऐसा कैसे होगा? इसलिए हम लोग फिर धन्यवाद देते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा इसके लिए आभार प्रकट करती है कि देश के प्रथम नागरिक ने इतनी बड़ी चिंता प्रकट की है। और प्रधानमंत्री से हम विनती करते हैं, प्रधानमंत्री जी आपको भी संवेदनशील होना चाहिए। आप तो बहुत मंचों पर रोते हैं दलितों मुसलमानों को लेकर, तो कम से कम ये इन चीज़ों का संज्ञान लीजिए कि जेलों में जो निर्दोष बंद हैं और उनको किसी मन भावनाओं से ग्रसित होकर फंसाया अगर जा रहा तो ये गलत। जो स्पीच है ये मुर्मू साहब का, ये उनकी मन की बात है या सरकारी स्पीच मानते हैं इसको आप? नहीं, मन की बात थी वो देखिए वास्तविकता को तो प्रकट किया ही जाएगा। जो लोग देख रहा, जो लोग सुन रहा, जो लोग समझ रहा, जो लोग पढ़ रहा, आंखें देख रही हैं ना भाई। आप देख रहे हैं कि अदालतों में जाएं कितनी भीड़ है, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, नकाब वाले, मरे टूटे, गरीब, चप्पल हाथ में लिए, इस तरह के लोग घूम रहे हैं अदालतों में भाई। तो वो कौन है लोग? क्यों है अदालतों में इतनी भीड़? कैसे बढ़ गई इनकी? अस्पतालों में भी इन्हीं की भीड़, अदालतों में भी इन्हीं की भीड़। ये बात दर्शाता है कि इनका अधिकार लूटा गया है, इनका शोषण किया गया है, इनके साथ न्याय नहीं किया गया है। अरे संज्ञान नहीं लेगी उसी की तो लड़ाई है। न्याय अधिकार महासम्मेलन है क्या? इसी पर लोग चिंता प्रकट करने के लिए तमाम हमारे जो नेता हैं देश के, वो सब जमा हो रहे हैं। बैठेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, किसी निर्णय पर पहुंचेंगे और फिर आगे की कार्रवाई होगी। एक दिन की लड़ाई नहीं है, अभी इसके इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं।